Okay, so this paper is from October-November 2020. Paper 2, variant 22. It's for 45 minutes. There are 40 MCQs and you have to answer all of them. So let's begin with question 1. ये हमारे पास कौन से apparatus दिया हुआ है? This is a micrometer screw gauge. ठीक है, ये जो हमें छोटी सी एरिया दिया जाता है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ प्लेस करते हैं और उसकी हमें मेजरमेंट मालूम पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके बीच में एक वायर प्लेस करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, तो हमें इस वायर का डायमीटर पता चलता है. ठीक है, अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई आई हैव अ कार्डबोर्ड, ठीक है, और उसके बीच में हम इसको प्लेस करेंगे तो हमें इसकी थिकनेस पता चलेगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू पुट इट इन. बट आप यूजुअली चीज़ों की लेंथ नहीं मेजर करते बिकॉज इसके अंदर बहुत छोटी सी जगह होती है, यूजुअली इन मिलीमीटर्स. ठीक है, तो आपके पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि आप लंबी चीज़ें मेजर करो. सो यूजुअली either measure width or diameter, not usually length. ठीक है, तो हमारे पास देखेंगे for which measurement is this device suitable. Diameter of a cylinder of aluminium for about 20 centimeters. 20 centimeters बहुत मोटा है. That won't fit in here. So no. Distance between two molecules of zinc. इतनी छोटी measurement ये नहीं कर सकता because दो molecules आपको नज़र भी नहीं आएंगे. आप यहाँ पर कैसे calculate करेंगे? So no. Length of an iron rod of about 1 meter. 1 meter की iron rod की length ये कैसे निकालेगा? So that's not going to happen as well. Thickness of a sheet of copper of about 1.5 millimeters. That is correct. So answer होगा 1 का D. The graph shows how the speed of an object varies with time. तो हमारे पास स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है. स्पीड टाइम का ग्राफ है तो उसकी ग्रेडियंट क्या होगी? ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट निकालते हैं x अपॉन वाई, ग्रेडियंट निकालते हैं y अपॉन एक्स एक्सिस. हमारे पास होगा स्पीड अपॉन टाइम, तो ग्रेडियंट होगी हमारे पास एक्सेलरेशन. अब हम देखते हैं which term describes the motion at times p and q. अब p पे आप देखें क्या हो रहा है. p पे हमारी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट जा रही है. अगर यहाँ होता तो हम बोलते स्पीड 0 है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन स्पीड पे कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 3 मीटर्स पर सेकंड. अब कॉन्स्टेंटली 3 मीटर्स पर सेकंड में ट्रैवल कर रही है पी पे. ठीक है, एंड क्यू, अब मैंने बताया कि ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को डिफाई कर रहा है. अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना पी पे, तो नो एक्सेलरेशन पाया जाएगा. पी पे नो एक्सेलरेशन बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ नहीं है पी पे. क्यों? क्योंकि जब हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है ना जब वेलोसिटी की या डायरेक्शन चेंज होती है या मैग्नीट्यूड. अब क्यू पे पूछा हुआ है कि हमारे पास ये तो एक्सेलरेशन है, ये डिसेलरेशन. अब क्योंकि हमारा ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट ग्रेडियंट है. पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, एक्सेलरेशन ना बढ़ रही है ना कम कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन हो रही है. तो अब एक्सेलरेशन का होगा, तो आंसर होगा सी. ओके, नेक्स्ट नंबर 3. A concrete block falls vertically from an airplane. तो एयरप्लेन से हमारे पास एक कंक्रीट बॉल नीचे गिर रहा है. ठीक है, The concrete block falls into the sea and sinks. Which graph shows the vertical motion of the concrete block? तो हमारा concrete block एयरप्लेन से गिर रहा है, it's gonna touch the sea and it's gonna sink. तो क्या होगा? पहले तो वह एक्सेलरेट करेगा. क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही होती है वो एक्सेलरेट करती है, ये तो इट्स अ नोन फैक्ट. उसके बाद क्या होगा? उसकी स्पीड जो ना एक झटका लगेगा, झटके के साथ इट्स गोना रिड्यूस टू अ ग्रेट लेंथ एंड इट्स गोना कंटिन्यू बीइंग going down at the same speed or it's गोना रिड्यूस इवन मोर.
ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ है, हमें पता है कि हमारा ग्रेडियंट क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन नज़र आ रहा है, ये एक्सेलरेशन नज़र आ रहा है दोनों में। नीचे ये दिस इज़ डीसेलरेशन, दिस इज़ ऑल्सो डीसेलरेशन। ठीक है, तो ये तो ए होगा, ये बी होगा। अब हमें क्या दिख रहा है ए में, स्पीड 0 पे आ रही है, फिर वापस इंक्रीज करी। ऐसे कैसे होगा? अगर ब्रिक पानी को हिट कर रहा है उसकी स्पीड 0 क्यों होगी? स्पीड 0 तो नहीं होगी, स्पीड बस रिड्यूस होगी, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी, फिर कांस्टेंट पे आ जाएगी। दिस मेक्स मोर सेंस, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट नंबर 4, विच क्वांटिटी इज वेट एन एग्जाम्पल फॉर। ये सबको पता है कि वेट होता है फोर्स, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो पुल करती है मास को, जिसकी वजह से वेट प्रोड्यूस होता है। सो वेट इज अ फोर्स, इट्स अ पुलिंग फोर्स। Which statement about mass of an object is correct? अब ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? वो ना किसी प्लैनेट पे चेंज होता है, ना वो उसकी कोई चीज़ उसको चेंज करती है, अनलेस आप फिजिकली उसका मास कम करो, उसको उसमें से मास रिमूव करो या कुछ इस तरह। तो मास के बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? इट चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड फर्दर फ्रॉम द ग्राउंड, दैट्स इनकरेक्ट। मास चेंज कभी भी नहीं होगा इस तरीके से। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, मास फोर्स नहीं होती, मास फोर्स नहीं तो वेट फोर्स होता है। इट इज़ 0 इफ द ऑब्जेक्ट इज इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अगर आप स्पेसशिप में बैठे हैं और आप अर्थ के अराउंड जाएं तो आपका मास 0 हो जाएगा? नहीं, दैट डज नॉट मेक सेंस। इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रू। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है मास, एनीथिंग दैट हैज मास और एनी मास हैज इनर्शिया व्हिच इज रेजिस्टेंस इन चेंज इन मोशन। समझ आ रही है? तो ये इनर्शिया मास की वजह से होता है। सो आंसर नंबर 5 का डी। नंबर 6, ये मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स है, ये 20 सेंटीमीटर्स है एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है, हमें इसका मास दिया हुआ है, अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है ताकि हम इसकी डेंसिटी निकाल सकें। अब वॉल्यूम यूजुअली होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारे पास लेंथ दी गई है, ब्रेथ हाइट सेपरेट नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इसका एरिया है। ये किस तरह निकाला गया है? ये निकाला गया है ब्रेथ इंटू हाइट से। तो बेसिकली ब्रेथ इंटू हाइट हमें यहाँ पर मिल गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इन, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, और मास हमारे पास 4000 ग्राम्स। तो हम करेंगे 4000 ग्राम्स, ठीक है, अपॉन 20 इंटू 25। तो हमारा आंसर नंबर 6 का आ रहा है ये। The diagram shows, number 7, the diagram shows a beam lying on the ground and Q is lifted from the ground by force F. NP of the beam remains on the ground. तो यहाँ पर एक फोर्स आई है Q पे और उसने इसको पिक कर लिया है यहाँ से। तो ये प्लैंक बेसिकली इस तरीके से नज़र आएगा आपको कि P ज़मीन को टच कर रहा है लेकिन Q लिफ्ट हो गया फोर्स की वजह से। ठीक है, The length of the beam is around 30 meters and its weight is around 600 newtons. Beam का weight है 600 newtons. The entire mass of the beam is at G. G पे अगर beam का पूरा mass आ रहा है तो beam का पूरा weight भी G पे आएगा। तो हम बोलेंगे downwards, weight downwards होता है 600 newtons। ठीक है, ये किसका मोमेंट का सवाल है ना ये। What is the size of the force F which when it just raises end of Q from the ground? अब हमें F निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1, ये हम मोमेंट कर रहे हैं, मोमेंट दोनों साइड का हमें इक्वल करना पड़ेगा। एक नीचे जा रही है फोर्स विच इज़ 600 न्यूटन्स और एक ऊपर जा रही है विच इज़ F, तो दोनों का निकालेंगे। 1 मीटर इंटू 600 न्यूटन्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स इंटू F न्यूटन्स।
अब हमें F न्यूटन्स निकालना है। आप ये अगर इस तरह करेंगे 1 × 600 डिवाइडेड बाई 3 आपको मिल जाएगा F = 200 न्यूटन्स। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 7 का 8। The diagram shows a stand. The stand holds a heavy mass above the bench. ये bench है, इसने stand ने mass को उठाया हुआ है. Which choose changes to definitely make the stand more stable? Stability किस तरीके से gain होती है? Number 1, हमारा base wide हो. जितना बेस बड़ा होगा उतनी स्टेबिलिटी नीचे की तरफ मिलेगी और हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे आ जाए, तो लोअर द मास। आंसर है बी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ये है और ये है। दोनों के बेस नैरो हैं, लेकिन इसका सेंटर ग्रेविटी नीचे है और इसका सेंटर ग्रेविटी ऊपर है। दिस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। और एग्जांपल, इसका बेस मोर नैरो है, इसका वाइड है, तो बेस भी वाइड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आंसर नंबर 8 का होगा बी। नंबर 9, a footballer kicks a stationary football. His foot is in contact with the ball for 0.05 seconds. The mass of the ball is 0.4 kg. The speed of projection of the ball is 25 meters per second. What is the average force? अब हमें फोर्स दी गई है, फोर्स का हमें एक फॉर्मूला याद आएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू ma। अब हमें मास भी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन हमें निकालनी है। किस तरीके से? हमें पता है कि इनिशियल स्पीड बॉल की है 0, तो u इज इक्वल्स टू 0। v हमें दिया हुआ है इसकी फाइनल स्पीड 25 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 0.05। इतने टाइम में इसने 0 से 25 मीटर्स पर सेकेंड पे स्पीड चेंज कर ली, तो ये एक्सेलरेशन हुआ है ना। तो हम फोर्स निकालेंगे, मास कितना है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 0 अपॉन 0.05। आंसर आ रहा है हमारे पास सी, 200 newtons. Next, a woman has of mass 50 kg has 81 joules of kinetic energy. What is her speed? Kinetic energy के बस हमें फॉर्मूला रखना है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ मतलब 0.5 है, मास हमारा कितना है 50, वेलोसिटी हमें निकालनी है और जूल्स हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी की 81। तो 81 को हम करेंगे 81 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। फिर हम वापस से डिवाइड करेंगे बाय 50, फिर यहाँ पर वी स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम पूरे को स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आंसर हमारा आ रहा है यहाँ का 1.8 meters per second, which is C. If anybody wants to take a break, please pause, then come right back and you can join us. Okay, question 11. What is the source of the sun's energy? Chemical reaction in the sun's cause, gamma radiations in the sun's cause, nuclear fission in the sun's cause, or nuclear fusion in the sun's cause. ये बात आपको पता चले होना चाहिए कि सन के कोर पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स फ्यूजन करके एक हीलियम एटम बन जाते हैं और वो एनर्जी रेडिएट करता है, तो ये होती है सन की एनर्जी की सोर्स, ठीक है। तो आंसर होगा हमारे यहाँ पर डी 12। तो क्या कही, द पावर, एक्चुअली ये वाला हमने वे 21 में कर लिया है। So if anyone wants to see the explanation for this, you see it वहाँ पर, but I'm still telling you इसका आंसर A है। Okay, next, number 13. A research submarine is at a depth of 10,000 meters below the surface of the sea. The average density of the water above the submarine is 1,030 kgs per meter cube. The atmospheric pressure at the surface of the sea is 103,000 pascals. अब हमें बताना है कि हम पहले तो प्रेशर निकालेंगे कि इस डेप्थ पे प्रेशर क्या है, फिर हम इसका
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेशियो निकालेंगे। हम देखेंगे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रेशर किस तरीके से निकालेंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉ जी एच 103,000 प्लस हमारे पास रॉ कितना है, जो हमारी डेंसिटी है 30 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये हमारा पी आ जाएगा। फिर आप इस पी को, ठीक है, अगर आप इस पी को डिवाइड करें 103,000 से, ये आपका प्रेशर है। ठीक है, अब हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो आंसर आएगा 1001। मतलब कि जो ये प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ये 1000 इज ग्रेटर 1000 times than atmospheric pressure. So the answer for number 13 will be C. Number 14. The diagram shows a mercury barometer. Which height is used as measuring of the atmospheric pressure? Atmospheric pressure obviously ये हमारा normal atmospheric pressure की वजह से इसकी ये height है। अब ये इसकी height increase हुई है, ठीक है, ये इसकी height increase हुई है because of the pressure obviously that was applied. तो हमारा आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट, ये हम वेरिएंट 21 में कर चुके हैं। नंबर 15। सो अगर किसी को इसकी वर्किंग जाननी है तो प्लीज़ वॉच वेरिएंट 21 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2020। नंबर 16। अब बायोमेट्रिक स्ट्रिप, बायोमेट्रिक मतलब दो तरीके की मेटल्स एक स्ट्रिप में है। Bimetallic strip is used to control the temperature of electrical appliances. It is made of two different metals fixed together. अब ये हमारे पास दो बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स हैं और ये एक ही टाइप की स्ट्रिप है, और इस पे क्या हो रहा है, पहले ये हीट किया गया है, ये हमने हीट किया तो ये बेंड हो गया। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास मेटल पी है इसकी जो ओवरऑल अगर आप लेंथ देखेंगे ना, यहाँ पर जैसे ये लेंथ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। अगर आप ये लेंथ देखें यहाँ पर, ये देखें स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो अगर हम पी की लेंथ देखें ना और हम यहाँ पर क्यू की लेंथ दिखाते हैं और हम ये क्यू की लेंथ देखें, तो पी की लेंथ इंक्रीज हो गई, क्यू की लेंथ कम हो गई है। क्यों? आपको पता है जब हीट होती है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो आंसर यह बनेगा पी, क्योंकि हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि पी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तभी वो एक कर्व बना रहा है, तभी उसकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ओके, नंबर 17। Student writes 3 statements about thermocouples. Which statements are correct? ठीक है, आपको पता है थर्मोकपल क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं, उनको हम डिफरेंट टेम्परेचर के उसमें करते हैं, हमें वोल्टेज मिलता है। ठीक है, दे हैव अ स्मॉल थर्मो कैपेसिटी, दैट इज़ करेक्ट। मतलब छोटे से टेम्परेचर से हमें क्या मिलता है, बड़ा टेम्परेचर चेंज मिलता है। They respond very slowly to temperature changes. That's incorrect. They respond very swiftly to temperature changes. They can measure temperatures above 500 degrees Celsius. That is true. So the answer for number 17 is C. 4 blocks are made from different metals. Each block is heated for 5 minutes with the identical heater. मतलब इनको exact same energy मिली है, heat energy, ठीक है। The table gives the masses of the blocks and the temperature rise. Which metal has the highest specific heat capacity? A specific heat capacity का ये है हमारे पास, इसका फॉर्मूला ये है। तो अब हम तीनों का कर देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हमारा डेल्टा थीटा तुम्हें पता है सबका सेम है, अपॉन मास है इसका 2 into 5, डेल्टा बी का डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 into 9 upon 4 into 5. अब हमें पता है कि सबका डेल्टा थीटा तो इक्वल है।
हमें बताना है कि which metal has the highest specific heat capacity. Specific heat capacity इतनी ज़्यादा होगी, C इतना ज़्यादा होगा जितना हमारा m डेल्टा T कम होगा. जितना हमारा डिनोमिनेटर कम होगा उतनी ही ज़्यादा हमारा C इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. ठीक है, तो सबसे कम m डेल्टा T है हमारा A, बिकॉज यहाँ पे 2 × 5 है. नेक्स्ट हमारे पास 2 × 9, 4 × 5, 4 × 9, सबसे कम ये है हमारे पास. ठीक है. 19. A scientist measures the air temperatures at different heights from the floor in a cave. The results are recorded in the table. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हाइट इंक्रीज़ करी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि warm air rises and cold air sinks. Why does altering the height affect the temperature of the air? The molecules in the warm air have less energy than the molecules in cold. That's incorrect. क्योंकि जितनी गर्म होगी एयर ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. The molecules in cold air are further apart than the molecules in warm air. That's incorrect. वार्म एयर हमेशा लेस डेंस होती है कूल एयर से, उसके मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है, तभी तो वो राइज करती है वार्म एयर. वार्म एयर इज लेस डेंस एंड कोल्ड एयर. दैट इज करेक्ट. नंबर 20. Okay. 4 solid spheres made of the same metal are heated to the same temperature. Same metal के 4 spheres हैं और इनका सेम टेम्परेचर तक इनका इंक्रीज़ किया गया. Which sphere initially loses thermal energy by radiation the greatest? अब थर्मल एनर्जी की बात की जा रही है तो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? पहले तो वो हमारे सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है. फॉर एग्जांपल आपके कपड़े हैं, अगर आपने कपड़े अपने रस्सी पे स्क्रंच करके सुखाए हैं या खोल के सुखाए हैं, तो खोल के जो सुखाए हैं वो ज़्यादा जल्दी ड्राई होंगे. ठीक है, तो हमारा डायमीटर जो बड़ा वाला है हम वो चूज़ करेंगे. हमारे पास 10 सेंटीमीटर. और द डल सर्फेस और द शाइनी सर्फेस. डल मतलब ब्लैक, शाइनी मतलब ऑब्वियसली वाइट या सिल्वर. तो ऑब्वियसली ब्लैक ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है और इमिट भी करता है, तो आंसर होगा ए. Now if anybody wants to take a break, pause, take a break, and come back and join us. Okay, question 21. Which row correctly describes light waves? अब light waves ये आपको पता होना चाहिए कि light waves transverse waves होती हैं. Longitudinal waves का सबसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा एविडेंट, वो होगा साउंड वेव. ठीक है, तो लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती हैं. अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डिफरेंस क्या होता है? ये हमारी वेव की डायरेक्शन है, ये हमारी वेव की डायरेक्शन है, और ये हमारे पार्टिकल्स हैं वेव के. यहाँ पर ट्रांसवर्स में हमारे पार्टिकल की मूवमेंट देखें, ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और यहाँ पर ये तो आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है. जो ट्रांसवर्स है वो जो हमारी पार्टिकल का मूवमेंट है ना, हमारी वेव के मूवमेंट से परपेंडिकुलर है. और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें हमारा पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है और वेव का मूवमेंट पैरेलल है. ठीक है, ये है हमारे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस. तो ट्रांसवर्स हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, तो 21 का आंसर होगा डी. नेक्स्ट 22. A radio transmitter broadcasts at a frequency of 200 kilohertz. What is the wavelength of the radios? अब हमें पता है V is equals to F lambda. ठीक है, अब हमें ढूंढना है लैम्डा. लैम्डा होगा V अपॉन F. फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, V कैसे निकालेंगे? अब रेडियो ट्रांसमीटर मतलब रेडियो वेव्स यूज़ होंगी. ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, तो ब्रॉडकास्ट होगा, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें लाइट वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन सब की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती रही है 3 × 10⁸. तो हम किस तरीके से निकालेंगे लैम्डा? हम निकालेंगे 3 × 10⁸ अपॉन 200,000. 1000 क्यों? क्योंकि किलो हर्ट्स है. तो यहाँ आंसर आ रहा है 1.3 × 10⁻³ meters, which is C. 23. An optical lever is a very sensitive device for detecting small rotations. A lamp sends a narrow beam of light onto a small plane mirror attached to a shaft whose rotation is to be measured. The operation of the device is shown in plain view.
अब यहाँ हो क्या रहा है, ये देखें, यहाँ हमारे पास एक लैम्प है, ठीक है, वो यहाँ पर एक लाइट वेव सेंड कर रहा है, छोटी सी बीम। यहाँ पर हमारे पास एक शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, मतलब ये घूमता है, यूँ रोटेट हो सकता है इस तरफ उस तरफ। इस पर यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है। मिरर क्या कर रहा है, जो लाइट की बीम आ रही है ना उसको रिफ्लेक्ट करके वापस से लैम्प पे सेंड कर रहा है। अब जैसे ही हम इधर देखें, यहाँ पर जैसी शाफ्ट थोड़ा शिफ्ट हो रही है ना, मतलब मिरर फॉर एग्जांपल यूँ था, अब मिरर यूँ है, तो जैसे लाइट यहाँ पर हिट करके वापस पीछे जा रही थी, अब ये लाइट हिट करके यूँ जाएगी। समझ आ रहा है आपको, क्योंकि हमने इसके बीच में एक एंगल बढ़ा दिया। The beam from the lamp reflects from the mirror to give a small spot of light on a scale placed just above the lamp. The shaft and the mirror rotate through 1 degree. The spot of the light moves along the scale. अगर हम 1 डिग्री भी, ये जो हमारा यहाँ पर डिग्री आ रहा है ना, अगर ये 0 होगा तो ऑब्वियसली वापस से रिफ्लेक्शन यहाँ तक आएगी। अगर ये 1 डिग्री भी हुआ ना, तब भी हमें जो ना लाइट जो ना यहाँ पर मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, लेकिन हमें बताया हुआ है कि 1 डिग्री में हमें लाइट की रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रही, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा हुआ है, हमें बताना है which row is correct to achieve high sensitivity। मतलब हाई सेंसिटिविटी का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये मेरी लैम्प है, ठीक है, और यहाँ मेरी शाफ्ट है, मैं इससे बना दी, हमारा शाफ्ट है, और ये मेरा मिरर है। अगर मैंने यहाँ लाइट भेजी, ठीक है, ये फिर समझे मैंने 1 डिग्री रोटेट किया उसको, ये 0 डिग्री रोटेट करने पे वापस से लाइट यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट हुई। समझे मैंने 1 डिग्री रोटेट किया तो लाइट आएगी यहाँ पर। अब अगर मैंने 2 डिग्री रोटेट किया तो लाइट आएगी यहाँ पर। समझ आ रहा है आपको, हम जितना इंक्रीज़ कर रहे हैं इसकी डिग्रीज, उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो फिर रिफ्लेक्शन की यहाँ पर लेंथ हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, तो हम चूज़ करेंगे यहाँ पर 2 डिग्रीज, तो उस पर हाई सेंसिटिविटी आएगी। अब द लैम्प and the scale need to be as close to the mirror as possible. Your lamp and scale need to be far from the mirror as possible. अब इसको भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा लैम्प है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मिरर करीब में, ठीक है, करीब में मिरर है, और हमने समझे इसको 2 डिग्रीज पर रोटेट किया हुआ। ये लाइट आ रही है यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। बट अगर समझें, ठीक है, हमारे पास लैम्प यहाँ हो और ये हमारे पास दूर है, लाइट यहाँ आ रही है, क्योंकि दूर है ना, तो ये हमारे पास लेंथ यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही है। इस लेंथ और इस लेंथ का कंपैरिजन देखिए, लेंथ इंक्रीज़ कर रही है, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब छोटी डिग्री पे ज़्यादा हमें मूवमेंट नज़र आ रही है तब जब ये दूर होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? तो आंसर होगा 23 का डी। 24. A student draws a diagram to illustrate the different sections of a longitudinal wave. Which labeled section is a refraction? अब longitudinal wave हमें पता है कि उसमें refractions होते हैं, refractions होते हैं and compressions होते हैं, ठीक है। अब compression से आपको पता चल रहा है कि ज़्यादा dense है, compressed air है, so ये वाला part compression है, ये compression है, ये rarefaction है, ये rarefaction, दोनों exact distance पे होते हैं। C हमारी wavelength है। अब आप कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है कि बी और डी में कंफ्यूजन है कि कौन सा रेयर फ्रैक्शन हो, एग्जैक्ट सेंटर पे जो होता है ना, हम उसको रेयर फ्रैक्शन होते हैं। ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के बीच में है, तो हम डी को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम बी ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 25, 26 एंड 27 हमने वेरिएंट 21 में किया हुआ है अक्टूबर नवंबर के। सो इफ एनीबडी वांट्स टू फाइंड आउट द वर्किंग फॉर दैट, आप वो वीडियो चेक कर लें। 28. A student sets up 4 experiments using bar magnets and other metal objects. The north and south poles of the bar magnets are labeled north and south. Which pairs attract each other? अब जब attraction की बात होती है magnetism में, तो हमें पता है कि opposites attract and likes repel, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ, यहाँ बीच में नॉर्थ है, साउथ है, ये ऑपोजिट है, तो अट्रैक्शन तो डेफिनेटली होगी। यहाँ हमारे पास नॉर्थ है और यहाँ आयरन है। आयरन हमें पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास साउथ प्रोड्यूस होगा और यहाँ नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन तो होगी। फिर हमारे पास नंबर 3 पे कॉपर है। कॉपर मैग्नेटाइज नहीं होता। अगर कॉपर मैग्नेटाइज नहीं होगा तो यहाँ साउथ और नॉर्थ नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये
नहीं होगा मैग्नेटिक। यहाँ पर हमारे पास लाइक है तो यहाँ पर रिपल्जन होगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो 28 का आंसर होगा 1 and 2, which is A. Which diagram represents the strength and direction of magnetic field around a current carrying conductor? Current carrying conductor हम किस तरीके से अब निकालेंगे, हम अपना ठीक है हैंड, आप उसको फोल्ड करो, ठीक है, अपना राइट हैंड हम यूज़ करेंगे जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और आप उसको पॉइंट करो इनटू द पेज, ठीक है। वंस यू पॉइंट इट इनटू द पेज, आपके जो कर्ल ऑफ फिंगर्स आ रहे होंगे वो इस तरीके से, आपकी उंगलियां यूँ आ रही होंगी, आपका थंब नीचे से यूँ जा रहा होगा, थंब नीचे जा रहा है, आपकी उंगलियां यूँ आ रही है, ठीक है। तो ये आप करो, उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्शन नज़र आ रही है कि इट्स दिस। अब ये तो आंसर ए होगा या सी होगा, लेकिन ए नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसको क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ए में हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, उनके बीच में डिस्टेंस सबकी इक्वल है, मतलब दिखा रहा है कि आप जितना दूर जा रहे हो करंट कैरिंग कंडक्टर से, आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्टली उतनी ही रह रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप जितना दूर जाओगे करंट कैरिंग कंडक्टर से वो कम होगी, तो आंसर होगा सी इंस्टेड ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट 30, विच क्वांटिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ सेल इन ड्राइविंग यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। ये डेफिनेशन है ईएमएफ की। इट इज़ द एनर्जी जो हमारा सेल दे रहा है ताकि हमारे जो चार्जेस हैं वो सर्किट में अराउंड जाएँ। We've done 10 more questions. अगर किसी को ब्रेक लेना, you can pause, go ahead, then join us back again. Okay, question 31. There is a current in a variable resistor when a potential difference is applied across it. In which situation is the current increased? अभी हमें पता है V is equals to IR, हमारे पास फॉर्मूला है, तो I होगा V upon R. अब I और V हो रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड I और R हो रहे हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर हमें I को इंक्रीज़ करना है तो हमें V को इंक्रीज़ करना होगा और R को डिक्रीज़ करना होगा, हाँ कि नहीं। तो हमें कोई V का या पोटेंशियल डिफरेंस का इंक्रीज़ करने का ऑप्शन नहीं मिला, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस, आंसर होगा C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. A student uses 4 ammeters. ये हम कर चुके हैं, बट मैं आपको बता दूंगी ये है क्या। बेसिकली हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एमीटर, 4 एमीटर्स हैं, किस में सबसे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 पैरेलल में आ रहे हैं, पैरेलल में आपको पता है कि करंट जो ना डिवाइड हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ से करंट निकल रहा है, समझे 5 एम्पियर्स, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर रिटर्न होते वापस 5 आ जाएगा, तो होगा P एंड Q दोनों, तो आंसर आ रहा है P एंड Q का हो रहा है A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हम वेरिएंट 21 में कर चुके हैं, so we're not repeating that. Question number 34. The diagram shows an AC generator used to power a lamp. The coil rotates in a clockwise direction. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, परपेंडिकुलर वाला लॉ यूज़ करना है कि हमारा करंट, हमारा मैग्नेटिक फील्ड और हमारा फोर्स प्रोड्यूस सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम पहले अपनी फोर्सेस की डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि फोर्सेस कहाँ पर हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट इंड्यूस करवा रहे हैं हम, तो यहाँ एक तो हमारी फोर्स ऊपर है और यहाँ पर नीचे जा रही है क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर अपना हाथ यूज़ करें, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी करंट को डोनेट करती है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डोनेट करती है। आपकी मिडिल फिंगर आपके किसको डोनेट करती है, करंट को। तो आप मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, चाहे आप ये वाला साइड देख रहे हैं या ये वाला, आपकी मर्ज़ी, करंट की डायरेक्शन में रखें। F है आपका फोर्स, तो फोर्स मैंने बताया है तो ऊपर जा रही है, ठीक है, फर्स्ट वाले पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले पे ऊपर जा रही है, राइट हैंड साइड वाले वायर पे नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बन रही है। आपका मिडिल फिंगर विल बी टुवर्ड्स द करंट, ठीक है, और आपकी क्या कहते हैं, थंब होगा आपका, मैं समझे ये वाला रख रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी मिडिल फिंगर को मैंने किया हुआ है इनटू द पेज और मेरा थंब जा रहा है ऑन टॉप ऑफ पेज, ठीक है।
तो अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बन रही है, किस तरह बन रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड? बन रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड यूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है, तो मैं अपना राइट हैंड यूज़ कर रही हूँ ना, राइट हैंड यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर इनटू द पेज की हुई है, ठीक है, और अपना थंब ऊपर किया हुआ है। तो जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो इस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट जा रही है। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, x to y मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। आपको हमेशा याद करना है, आप जब भी इंड्यूस करंट की बात करते हैं आपका राइट हैंड यूज़ होता है। तो ये मेरी अब मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होती है नॉर्थ से साउथ तक, तो x होगा नॉर्थ एंड y होगा साउथ, तो आंसर होगा 34 का बी। ओके, नंबर 35 ये हम कर चुके हैं वेरी 21 में, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट 36, the diagram shows a coil of wire wrapped around a soft iron rod. The wire is connected to a DC power supply. The apparatus is in a region which is totally shielded from the Earth's magnetic field. A small compass needle is placed at point P. In which direction does the north pole of the compass needle point? अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम पहले करंट की डायरेक्शन निकालेंगे, फिर उससे हम नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि करंट जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तक, कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। तो यहाँ करंट हमें यूँ आएगा और इस तरफ जाएगा, ठीक है, सही। अब आप अपना लेफ्ट हैंड लें, ठीक है, टेक योर लेफ्ट हैंड एंड यू प्लेस इट एज द कर्ल्स ऑफ द फिंगर। ये आपकी फिंगर यूँ कर्ल हो रही है और आपका थंब यूँ जा रहा होगा, तो ये आपका थंब जो है ना ये नॉर्थ को पॉइंट करेगा हमेशा, तो हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ, सॉरी टुवर्ड्स द राइट ऑफ द, क्या कहते हैं, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पेज। तो आंसर आ रहा है हमारे पास सी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, Which statement is correct for the nucleus of any atom? न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में, उसका चार्ज होता है पॉजिटिव क्योंकि उसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अराउंड हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं, द न्यूक्लियस कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, गलत, ए तो हो ही नहीं सकता। तो न्यूक्लियस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज न्यूट्रॉन्स, गलत, कभी कभी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ टोटल चार्ज ऑफ 0, इनकरेक्ट। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइड ऑफ द एटम, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट 38, द सिंबल represents the nucleus of zinc. Which row gives the correct numbers of protons and neutrons in this nucleus? अब प्रोटॉन हमें पता है ये हमारा क्या है, प्रोटॉन नंबर है यहाँ पर, तो ये हमारा प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, हम करते हैं न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो हम करेंगे 68 माइनस 30, 68 माइनस 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे 68 माइनस 30 करेंगे, हमें मिलेगा 38, क्योंकि ये जो होता है ना ये हम बताते हैं कि कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो आंसर होगा हमारा ए। ओके 39, the diagram shows a beam of beta particles passing through a strong electric field. अब बीटा पार्टिकल्स में पता है कि वो होते हैं नेगेटिव, तो ऑब्वियसली उनकी डिफ्लेक्शन होगी, तो होगी किसके टुवर्ड्स, पॉजिटिव के टुवर्ड्स, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो होगी 39 की अपवर्ड्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। ए 40 हम कर चुके हैं वेरिएंट 21 में। इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो इसका आंसर क्या, उसमें आप चेक कर लें। Thank you so much for joining us today. If anybody has any queries, please mention it down in the comments below and I'll try my best to get back to you. And we will join you again on variant 23, inshallah. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.